Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So देखिए, in previous class we just started with the electronegativity and before that हम लोगों ने electron gain enthalpy हमारी जो fourth periodic property थी वो हमने complete कर दी. You might be remembering कि हमारा जो currently topic चल रहा है that is periodic properties and their trends. बैग जो मैं Periodic स्कूल ले गई properties थी। वो yes, Kritika? अरे तो इसको पढ़ने के लिए पेंसिल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा था और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले वैलेंसी एंड देन एटॉमिक रेडियाई, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिस्कस करी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब आपको समझ में आ गया कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. कैन एनीबॉडी टेल मी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? क्या होता है? एटलीस्ट द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त तो एनर्जी रिलीज होती है यानी कि नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है. बट ओनली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. ऑल द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज़ मैंने आपको बताया था पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो डेफिनेटली इजी होता है बिकॉज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड इन अ न्यूट्रल एटम. सो न्यूक्लियस उसे खींच लेता है. लेकिन एक बार आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो द एलिमेंट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, वो एनायन बन जाएगा और उस एनायन में अब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा एंड अगेंस्ट दैट रिपल्शन वी हैव टू फोर्सफुली ऐड एन इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी. आपको इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी. ठीक है. लेकिन एक ग्रुप ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में जिसकी इवन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. और वो कौन सा होता है? जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमें देनी पड़ जाती है. दैट इज द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस में मैंने आपको बताया था दे ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट विद अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. वो तो पहला इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेना चाहती, वो ऑलरेडी स्टेबल है. पहला इलेक्ट्रॉन भी आपको उन्हें जबरदस्ती देना पड़ेगा, आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हम लोगों ने इसके फैक्टर्स को भी शॉर्ट में डिस्कस करा था क्योंकि हमें शॉर्ट में ही डिस्कस करना था, हमारे सिलेबस में ही उतना है. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द सेम 5 फैक्टर्स एज those for ionization enthalpy and even the relationship is same. ठीक है. अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली रिलेटेड थी तो इवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली रिलेटेड थी. तो हमने एक एक करके सारे फैक्टर्स शॉर्ट में डिस्कस कर लिए थे और फाइनली मैंने एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, व्हिच आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विल हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दैट इज अ कंफर्म क्वेश्चन जो आएगा ही है. फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करता है. सो देखिए, एक्सपेक्टेड तो ये था कि फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन सबसे छोटा होता है साइज में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका न्यूक्लियस सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वो ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करेगा. इट वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कि फ्लोरीन की ज्यादा एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है. बट अगेन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर कैप्चर करने की बात करूं ना मैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एक्सेप्शन नहीं है. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन को गेन तो फ्लोरीन को ही करना चाहिए, तो फ्लोरीन ही करता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस बड़ा पावरफुल है. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल के बहुत पास है साइज छोटा होने की वजह से, तो न्यूक्लियस विल इमीडिएटली पुल एन इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन गेन तो फ्लोरीन ही कर लेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अंदर आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. इज टू स्मॉल इन साइज, इनफैक्ट इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आफ्टर हाइड्रोजन. और इतने छोटे से साइज के अंदर फ्लोरीन के अंदर ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही बड़ी मुश्किल से अकोमोडेटेड है और ऐसे में आप 10th इलेक्ट्रॉन भी अंदर ऐड कर देते हो तो वो 10th इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट 9 इलेक्ट्रॉन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल नहीं बनता बल्कि अनस्टेबल बन जाता है रिलेटेड टू Cl नेगेटिव. और जो चीज खुद अनस्टेबल बन गई इसका मतलब उसने बाहर एनर्जी रिलीज नहीं करी, खुद हायर एनर्जी पे रेज्ड हो. ठीक है. तो बाहर कम एनर्जी रिलीज करे, तो फ्लोरीन कम एनर्जी रिलीज करता है और क्लोरीन रिलेटिवली ज्यादा करता है. और मैंने आपको एक लाइन लिखवा दी होगी इसके नीचे कि एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्शन इज आल्सो एग्जिबिटेड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर. सेम रीजन के साथ. ठीक है. तो यहीं तक करा था. दिस वाज द लास्ट थिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये लास्ट था ना. उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट सबको क्लियर है? इशिता, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? नहीं पढ़ के नहीं, आपको मालूम नहीं है? Exactly.
आप में से आपके बैच में शायद लास्ट क्लास में किसी ने शेयर पेयर का मतलब पूछा था, मैंने बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दो इन नॉन मेटल्स के बीच में उसे शेयर पेयर बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा है, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा है और ये दोनों उसे इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, बिकॉज इट इक्वली बिलोंग्स टू बोथ द एलिमेंट, दोनों से इक्विडिस्टेंट रहना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी सी कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये ए की तरफ या बी की तरफ चला जाएगा, या ये कह लीजिए कि कोई एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट ये पावर रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा इफेक्टिवली पुल कर सकता है, उस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। So electronegativity is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. And what makes the element electronegative? ऐसा क्यों है कि अगर B ने ये shared pair of electron अपनी तरफ खींच लिया तो कोई बता सकते हैं कि B में ऐसा क्या होगा कि इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ पुल कर लिया? अपेक्षा क्यों कर लिया? स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, दोनों चीजें एक साथ देखनी पड़ेगी। एक तो साइज छोटा और ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। और क्या आप मानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता भी है, दोनों चीजें एक साथ अटेन होती हैं। आगे जाने पे साइज छोटा होता है ना, और ऊपर से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। दैट मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मिलेंगे, यानी कि पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता है ना सबसे एंड में, पहले एस ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है। तो पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको पी ब्लॉक में ही मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन के अलावा कुछ लिखवाया था? सब लोग बताइए, जो ऑनलाइन है वो बताइए पहले, क्या आपको डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? यस सर। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैं आपको ये भी लिखवा देता हूं कि व्हाट मेक्स एन एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों होता है या किस टाइप के एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फर्दर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट increase with the decrease in atomic radii, and increase in nuclear charge. Decrease in atomic radii and increase in nuclear charge. ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ना सिर्फ क्लास 11th में 12th तक याद रखनी है आपने, जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से? लिखिए फर्दर नेक्स्ट लाइन में, द फर्स्ट 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, the first 4 most electronegative elements of periodic table are, the first 4 most electronegative elements of the periodic table are fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. This is in the decreasing order of their electronegativity. These are the first 4 most electronegative element of periodic table. आप में से ऑलरेडी किसी को मालूम था या आज आपको ये बात पहली बार पता चली? मालूम था कभी? The first 4 most electronegative elements, FONCl, and there is a simple mnemonic to learn this. अगर आप भूल जाएं तो आप इसे बोल सकते हैं फोन कॉल। आप देखें, FON, फोन कॉल। ठीक है, सो इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका होता है फोन कॉल। ठीक है, सो फर्स्ट 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इससे रिलेटेड एक चीज और बताता हूं जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इस चैप्टर में, ऑल्दो उसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, whenever there is a difference in electronegativity, whenever there is a difference in electronegativity,
between the two sharing elements, difference in electronegativity between the two sharing elements, between the two sharing elements, then the molecule develop a charge separation. Molecule develop a partial charge separation. Develop a partial charge separation. Develop a partial charge separation in it. Develops a partial charge separation in it, and such molecules are said to be the polar molecules. Every polar molecule, further लिखिए, every polar molecule is said to possess a dipole. देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी पोलर और डायपोल ये दोनों टर्म्स सुनी है? सुना है किसी ने? पोलर मॉलिक्यूल्स, डायपोल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? यस खुशी? नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे HCl बनाते हैं तो Cl जो है नेगेटिव अलग से एडिटिव होता है और H पे डेल्टा चार्ज होता है। आप लोगों को मालूम है जो ऑनलाइन है पोलर मॉलिक्यूल का मतलब? No, sir. A polar molecule is the one which has a charge separation in it. एक होता है परमानेंट चार्ज सेपरेशन या कंप्लीट चार्ज सेपरेशन, और एक होता है पार्शियल चार्ज सेपरेशन। देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl, आपको मालूम है NaCl में Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकाल के Cl को दे दिया। यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, आयनिक बॉन्ड बना, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl को दे दिया, Na पे पॉजिटिव आ गया, Cl पे नेगेटिव आ गया। ये भी पोलर है। पोलर मतलब दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अपोजिट एंड्स पे अपोजिट चार्जेस होते हैं उसे पोलर बोलते हैं। सो ऑल आयनिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर। हर आयनिक बॉन्ड तो पोलर होगा ही, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक जगह नेगेटिव आ जाएगा, एक जगह पॉजिटिव आ जाएगा। एवरी आयनिक कंपाउंड इज पोलर, बट समटाइम्स द कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकम्स आल्सो बिकम्स पोलर इफ दो एलिमेंट जो शेयर कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग। देखो अगर दो सिमिलर टाइप के एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही शेयर कर रहा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, ना उधर जाएगा ना उधर, क्योंकि दोनों क्लोरीन में इक्वल पावर है उसे खींचने की, तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करो अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयर हो रहा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? हाइड्रोजन की तरफ या क्लोरीन की तरफ? क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन के पास न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन के पास चला जाता है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन के अंदर नहीं। ऐसा नहीं कि अंदर ही चला गया और आयनिक बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन ने कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे नहीं दिया, शेयर हो रहा है अभी भी, लेकिन वो शेयर सेंटर में ना रह के क्लोरीन के थोड़ा पास चला गया, और क्योंकि क्लोरीन के थोड़ा एक्स्ट्रा पास आ गया इसलिए क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ये तो कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव है, ये तो शो कर रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज जस्ट द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी भी शेयर हो रही है लेकिन बीच में नहीं रह पा रहे, किसी एक के ज्यादा पास चले गए, तो जिसके ज्यादा पास चले गए उस पर एक पार्शियल नेगेटिव, और जिससे दूर हो गए उस पर पार्शियल पॉजिटिव। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अपोजिट एंटी अपोजिट चार्जेस सेपरेट हो जाएं, चाहे वो परमानेंट हो या पार्शियल हो, उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया कि whenever there is a difference in electronegativity between the two elements, जब दो एलिमेंट जो शेयर हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है। अगर सेम होती है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थोड़ी ना कोई पोलैरिटी है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी यानी कि पोलर मतलब एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल तभी आता है जब मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे एक नेगेटिव पोल, एक एंड पे एक पॉजिटिव पोल आ जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि इसमें एक डायपोल है। डायपोल मतलब दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़कर देखो, आपको जो मैंने लिखवाया वो समझ में आया कि नहीं। HCl कोवेलेंट है, लेकिन इस ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बताइए सब लोग जो ऑनलाइन है, उन्हें समझ में आया आपको डायपोल का मतलब क्या होता है या पोलर मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? यस सर। सर इसमें जो आपने वर्ड लिखा है पार्शियल चार्ज सेपरेशन, उसका क्या मीनिंग है इसमें? पार्शियल का मतलब यही है क्या कि चार्ज है? चार्ज सेपरेशन ही तो है, एक जगह नेगेटिव हो गया, एक जगह पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं रहा, दो चार्जेस दो अलग अलग एंड्स पे सेपरेट हो गए, एक जगह नेगेटिव सेपरेट हो गया, एक जगह पॉजिटिव सेपरेट हो गया, वो भी पार्शियल। कंप्लीट ट्रांसफर तो वो था जब आयनिक बॉन्ड था, आयनिक में तो कंप्लीट ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है ना, पार्शियल ट्रांसफर है, तो हम इसे पार्शियल चार्ज बोलेंगे। बताओ रोहित। यस सर। ओके, सो देखिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हो गई। एंड लास्टली वी मूव ऑन टू द वेरी स्मॉल टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस एट द एंड ऑफ द चैप्टर दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पीरियोडिक टेबल्स के बारे में दी जा रही है। एक हेडिंग डालिए। सर एक बार डायपोल का मतलब दोबारा बता दो। डायपोल का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में एक एंड पे एक नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाना, एक नेगेटिव पोल आ जाना, एक पॉजिटिव पोल आ जाना। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो अपोजिट एंड्स पे दो चार्जेस सेपरेट है ना, तो आप समझ लो उसमें डायपोल। पोल यहाँ पे चार्ज को कहा जाता है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोल, तो जिसमें दोनों है उसे हम बोलेंगे डायपोल। सही है, ओके सर। हर पोलर मॉलिक्यूल में एक डायपोल होता है। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग डालिए एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर, दो टॉपिक्स देखेंगे हम एक के बाद एक एनामलस बिहेवियर देखेंगे और इसके बाद एक डायगोनल रिलेशनशिप्स देखेंगे। देखिए ये देखा गया है कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि 18 के 18 ग्रुप्स में जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो मेंबर होता है हर ग्रुप का, वो नीचे वाले ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा कुछ रेस्पेक्ट में डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ग्रुप में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स की सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इनफैक्ट हमारा पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई करने का पर्पस ही ये था कि एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले सारे एलिमेंट एक ग्रुप में लाई कर सकें। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी उनकी सेम ही होती है, 90 to 95% प्रॉपर्टीज में वो मैच करते हैं, लेकिन कुछ 5 to 10% प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फर्स्ट वाले मेंबर की नीचे वालों से मैच नहीं करती। फर्स्ट वाला मेंबर कुछ रेस्पेक्ट में नीचे वाले ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है और उसके उसी डिफरेंट बिहेवियर को एनामलस बिहेवियर कहा जाता है। अब हमें बस ये देखना है कि क्यों डिफरेंटली बिहेव करता है पहला वाला मेंबर नीचे वाले ग्रुप मेंबर से। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर it has been observed that the first member of each group behaves quite differently from rest of the group members, from rest of its group members in some respects. There are three main reasons for this anomalous behavior. There are three main reasons for this anomalous behavior. देखो जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आपको ये लाइन तो बड़े आराम से समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया कि किसी भी ग्रुप का जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है वो कुछ रेस्पेक्ट में नीचे वाले ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है और उसके 3 रीजंस होते हैं। मैं अभी आपको 3 रीजंस बता रहा हूं। आपको अभी लेकिन इस चैप्टर में 2 ही रीजन समझ में आए, तीसरा बस आपको लिखना है अभी, यू हैव टू लर्न इट। अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें वो जाके वो तीसरा रीजन आपको समझ में आएगा। आगे भी ऐसे कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं जो आपको सिर्फ अभी टेम्परेरीली लिखवा दिए जाएंगे, लेकिन आपको बताया जाएगा कि उसको समझने के लिए कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, सो मैं 3 रीजंस आपको बताऊंगा, 2 रीजंस मैं अभी समझा दूंगा और 1 रीजन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश भी करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अगले चैप्टर की हाइब्रिडाइजेशन समझनी पड़ेगी। लेकिन एक तो देखिए 2 चीजें होती हैं एनामलस बिहेवियर से रिलेटेड। एक तो होता है कि कॉज क्या है एनामलस बिहेवियर का, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 कॉजेज होते हैं। एक होता है कि क्या है एनामलस बिहेवियर, मतलब अगर पहला वाला डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो कुछ एग्जांपल दीजिए कि कैसे कैसे वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो वो जो एनामलस बिहेवियर्स है ना, वो भी नहीं पढ़ने हमें इस चैप्टर। वी आर नॉट सपोज्ड टू स्टडी द एनामलस बिहेवियर। हमें ये नहीं पढ़ना कि लिथियम सोडियम से कैसे डिफर कर रहा है या पोटेशियम से कैसे डिफर कर रहा है। आपको बस ये याद रखना है डिफर क्यों कर रहा है, वो रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन डिफर कैसे कर रहा है उसके मैं ओरली एग्जांपल्स दे दूंगा, बट हम इस चैप्टर में करेंगे नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअली जब चैप्टर आएंगे ना, पूरा चैप्टर आएगा आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एक एक ब्लॉक वाइज चैप्टर आएंगे, वहां पे आपको एनामलस बिहेवियर्स पढ़ाए जाएंगे कि क्या एनामलस बिहेवियर है। पहला वाला मेंबर अगर नीचे वालों से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो किन किन रेस्पेक्ट्स में कर रहा है। वो डिफरेंट बिहेवियर आपको अभी नहीं पढ़ने, उन डिफरेंट बिहेवियर का कॉज पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है ना, लेकिन मैं ओरली आपको जरूर बताऊंगा, 1-2 एग्जांपल्स दूंगा, सिर्फ सुनेंगे उसे लिखेंगे। अभी 3 रीजंस लिखिए पहले वाले मेंबर के डिफरेंटली बिहेव करने के पीछे, पॉइंट वाइज लिखो नेक्स्ट लाइन में। इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, पहला रीजन होता है कि ऊपर वाला मेंबर सबसे छोटा होता है साइज, इट्स अ स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा रीजन लिखिए, इट्स हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट्स हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा रीजन लिखिए, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, absence of vacant d orbitals। देखिए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द 3 रीजंस कि पहला वाला ग्रुप मेंबर दूसरे नीचे वाले ग्रुप से डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है। उसके 3 रीजन है। पहला रीजन तो आप मानते हो ना कि सबसे ऊपर वाले मेंबर का साइज सबसे छोटा होता है रिलेटेड टू ऑल द ग्रुप अदर ग्रुप मेंबर्स। और दूसरा भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तीसरा भी समझ में तो आ ही रहा होगा कि ऊपर वाले, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि जो किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसके बाद डी ऑर्बिटल्स नहीं। ठीक है, जैसे आप देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, आपको पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s1 होता है। सेकंड शेल में डी होता था, बताइए 2s2p होता था, लेकिन 3 में डी, 4 में डी, 5 में डी, 6 में डी, सब में होता था कि नहीं। तो इन नीचे वालों में सब में आपको डी मिलेगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड पीरियड का लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उन सब में सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल और सेकंड शेल में डी नहीं होता। तो ये भी एक रीजन होता है कि ऊपर वालों में डी ना होने की वजह से और नीचे वालों में डी होने की वजह से भी कुछ प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। कैसे डिफर करती है वो भी आपको सिर्फ ये बस याद रखना है, वो समझ में नहीं आएगा, वो अगले चैप्टर में समझ में आएगा। देखो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं एनामलस बिहेवियर के, जो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में नहीं पढ़ने, आपको पढ़ाए आगे चाहेंगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, लेकिन आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है कि एल्कली मेटल्स, पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली कि एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ। सब लोगों ने पढ़ा है? यस मैंने नहीं बताया था Yes, एस ब्लॉक की sir. प्रॉपर्टीज में। लेकिन बात याद रखिएगा कि ये बात लिथियम पे अप्लाई नहीं, लिथियम के अलावा बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, लेकिन लिथियम इज क्वाइट हार्ड एंड इट कैन नॉट बी कट विद। ये एनामलस बिहेवियर है कि जब सारे कट हो पा रहे हैं तो लिथियम क्यों नहीं हो पा रहा। अब मैं इसका रीजन बताता हूं। देखिए आपको पता है ये सब मेटल्स हैं और मेटल्स एक सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं आपके सामने 2 डायग्राम्स बना रहा हूं। ये देखिए, एक तो ये पैकिंग देखिए, ये छोटे छोटे आइटम्स पैक करे हैं, और एक ये देखिए पैकिंग। कौन सी ज्यादा आपको बहुत कॉम्पैक्ट और टाइट पैकिंग लगती है? छोटी वाली। जितने छोटे आइटम्स होंगे उतना मोर नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पैक्ड हो जाएंगे, और बड़े बड़े आइटम्स क्या होंगे, उनके बीच में वॉइड्स भी बड़े बड़े, स्पेस वेस्ट हो जाएंगे।
क्योंकि एटम स्फेरिकल होते हैं, उन्हें कितना भी टाइटली पैक कर लो 100% स्पेस तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, बीच बीच में गैप तो रह ही जाएंगे, जितने बड़े एटम होंगे उतने बड़े गैप्स रह जाएंगे बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, तो लिथियम के अंदर की पैकिंग ऐसी है, लिथियम इज कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड इट इज क्वाइट हार्ड, इट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। लेकिन नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो पैकिंग कुछ इस तरह की हो जाती है, तो नीचे वाले सॉफ्ट हो जाते हैं और दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये एनामलस बिहेवियर है। एनामलस बिहेवियर का पहला कॉज क्या था कि छोटे साइज की वजह से एनामलस बिहेवियर आता है, तो छोटे साइज की वजह से आ रहे हैं ना, तो आपको बस ये रीजन याद रखना है कि स्मॉल साइज, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि लिथियम नाइफ से नहीं कट हो सकता, नीचे वाले नाइफ से कट हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा आपसे। बताइए समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए सेकंड ग्रुप पे आते हैं। सेकंड ग्रुप आपको याद होगा, हमने पढ़ा था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आपको पता है कि ये सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था वैलेंसी बढ़ाते वक्त कि बेरिलियम इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेटल आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। याद है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके पिछली वाली हीलियम की नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन एडिट कर लेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था इसका साइज इतना छोटा है, इट इज टू स्मॉल इन साइज, लिथियम से भी आ गया तो लिथियम से भी छोटा हो गया, इट इज सो स्मॉल इन साइज कि इसके न्यूक्लियस ने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करा हुआ है, और इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने भी इतने मुश्किल होते हैं कि ये मजबूरी में शेयर करता है, ठीक है। तो नीचे वाले सारे आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ऊपर वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये एनामलस बिहेवियर है कि नीचे वाले तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं सारे, लेकिन ऊपर वाला नहीं बना पा रहा, तो ये हो गया ना डिफरेंट बिहेवियर। और इसका रीजन क्या है? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो छोटे साइज की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, इन रीजंस की वजह से ऊपर वाला मेंबर नीचे वाले ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। बताइए, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एनामलस बिहेवियर। आपको समझ में आ गया अच्छी तरह? यस सर। एवरीबॉडी? Yes. क्या आकांक्षा, आदित्य, Yes, अखिला, sir. रमेश, सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, ऐसी एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग थ्योरी इज अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप्स। एक हेडिंग डालिए, डायगोनल रिलेशनशिप्स। डायगोनल रिलेशनशिप। देखो ध्यान से देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। सब लोग बताइए, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बताइए, आगे जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। और नीचे जाने पे Increase. Increase. आगे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती Decrease. है? एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आगे जाने पे? इंक्रीज। Increase. नीचे जाने पे डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आगे जाने पे कुछ और वेरिएशन शो करेगी, नीचे जाने पे कुछ और वेरिएशन शो करेगी। मेरा कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी अब तक, वो जो वेरिएशन आगे जाने पे शो करती है उसका अपोजिट वेरिएशन नीचे जाने पे शो करती है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, अगर हम आगे ना जाए, नीचे ना जाए, बल्कि डायगोनली जाए, तो जब हम डायगोनली मूव कर रहे हैं तो क्या आप मानते हो वी आर साइमल्टेनियसली मूविंग फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड? डायगोनली मूव करने का तो मतलब है थोड़ा सा आगे भी गए और थोड़ा सा नीचे भी गए, तो साइज बढ़ा भी और साइज कम भी हुआ, तो साइज नियरली सेम हो गया होगा। मानते हो आप? देखो, लिथियम के डायगोनल आता है मैग्नीशियम, और ये देखा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि देखो, यहां से यहां गए तो साइज छोटा हुआ, लेकिन फिर नीचे आए तो फिर बढ़ गया, तो लिथियम और मैग्नीशियम नियरली सिमिलर साइज के हो, तो इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये देखा गया है, बहुत जगह ये देखा गया है पीरियोडिक टेबल में कि जो भी एलिमेंट डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल लाई करती हैं, they exhibit quite similarities in their behavior। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, उनके नियरली सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होती हैं, नियरली एक जैसी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। क्योंकि जब हम डायगोनली मूव करते हैं तो द इफेक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड कंपेंसेट्स ईच अदर, ठीक है। आगे जाने पे कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही थी, नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही थी, लेकिन जब हम डायगोनली गए तो हमने दोनों करे, आगे भी गए हम नीचे भी गए,
तो इंक्रीज और डिक्रीज ने एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर दिया, तो बेसिकली प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहे। तो बताइए समझ में आया डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? यस सर। ठीक, तो लिखिए इसके अंदर, it has been observed that when we move diagonally in the periodic table, then the effect of moving forward and the effect of moving downward compensates each other due to which the diagonally lying elements exhibit quite similarity in their behavior. The three most important diagonal relationships are exhibited between lithium and magnesium, पहला lithium and magnesium, beryllium and aluminium, बोरॉन एंड सिलिकॉन। और भी जगह होती है, लेकिन इन तीनों के बीच में ना बहुत इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप है। अब अगेन इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनके सिमिलर है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप्स है इन दोनों के बीच में, वो हम जब एस ब्लॉक इंडिविजुअली या पी ब्लॉक इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो बस मैंने आपको रीजन बताया कि ये देखा गया है पीरियोडिक टेबल में जब हम डायगोनली मूव करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैच करती हैं एलिमेंट्स की। उसका रीजन यही होता है कि द इफेक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड कंपेंसेट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इनफैक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप कैटेनेशन तो सुना होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कैटेनेशन? राग्या, कैटेनेशन क्या होती है? आपको पता है 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। होती तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एस्टर्स, अल्कोहल्स, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सेपरेट ब्रांच क्यों बना रखी है हमने? हाँ, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन याद रखिएगा अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है जितने बाकी सारे एलिमेंट मिलकर भी नहीं बना सकते। मिलकर भी 117 एलिमेंट के सारे कंपाउंड मिला भी दोगे ना तो अकेला कार्बन उनसे भी ज्यादा बनाएगा। इनफैक्ट कार्बन हैज एन इनफाइनाइट प्रॉपर्टी, इनफाइनाइट कंपाउंड्स बना सकता है, बिकॉज कार्बन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन 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 आपस में लीनियरली कंबाइन हो सकते हैं, ब्रांचिंग बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, और अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ऐसी प्रॉपर्टीज जनरली दूसरे एलिमेंट्स में देखने को नहीं। तो इस वजह से कार्बन की अकेले इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के कि बाकी सारे कंपाउंड्स के मिलकर भी नहीं होते बाकी सारे एलिमेंट्स। कार्बन के कंपाउंड्स को इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स थे, उनकी स्टडी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती थी दूसरी ब्रांचेस के साथ, तो इसलिए हमने उसे अलग ही ब्रांच बनाया।
मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कार्बन के बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट टेंडेंसी टू कैटिनेट कौन शो करता है, कुछ मालूम है आप? सर सल्फर। नहीं, phosphorus, because it lies diagonal to carbon. Carbon and phosphorus are diagonal relation. कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है और कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी फास्फोरस एग्जिबिट करता है, बिकॉज और रीजन में सिर्फ इतना बताते हैं बिकॉज फास्फोरस इज द डायगोनल रिलेशनशिप विद कार्बन। फास्फोरस की काफी सारी प्रॉपर्टी मैच कर जाती है कार्बन से क्योंकि उसके डायगोनल ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको जब एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ोगे तो बताए जाएंगे, अभी तो बस याद रखो कि डायगोनल रिलेशनशिप कहते किसे, सही है। सो बताइए सब लोगों को क्लियर है ये भी? Yes, sir. यस सर। तो फाइनली चैप्टर खत्म हो गया हमारा। दैट वाज अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन अगला चैप्टर तो इससे भी बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बट इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी राइट नाउ हमारे पास टाइम है, आप लोग एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी तो जिनके पास है वो ओपन कर लीजिए, और आप लोग तो घर पे बैठे हैं, सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ और कुछ होमवर्क के लिए दूंगा। मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी उनका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बैक एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। आप ना इधर आके बैठ जाओ, बुक शेयर हो जाएगी के साथ। उधर है, पीछे है आप लोगों के पास? नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको। सब लोगों ने, जो आप लोग ऑनलाइन है उन्होंने बुक ओपन कर ली सबने? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो चलिए देखिए, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.4 मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूं, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटी सी एक लाइन लिखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई that the sixth period of the periodic table, sixth period of the periodic table contain 32 elements, contain 32 elements. Contain 32 elements. On the basis of quantum numbers, justify that the sixth period of the periodic table should have 32 elements या contain 32 elements. ठीक है? अब पहले तो मुझे बताओ कि आप में से ऑलरेडी किस किस को आता है, मतलब ये तो 6 पीरियड पूछा गया है, कोई भी पीरियड आपको पता है कि 7 पीरियड होते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में, देयर आर 7 पीरियड। अगर आपसे पूछ लीजिए किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट हैं और उसे जस्टिफाई भी करिए कि इतने एलिमेंट ही क्यों है, तो आपको आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं बिना पीरियोडिक टेबल देखे? आता है आप में से किसी को? आप में से आते किसी को ऑनलाइन जो है? यस सर। देखो आता है, चलो एक बार सोना बताओ कैसे करेंगे? सर हम जब भी पीरियोडिक टेबल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम हमेशा ही फिलिंग से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें 6 पीरियड दे रखा है, तो 6 पीरियड स्टार्ट भी 6s से होता है और एंड होता है 6p पे। तो उसके अंदर जो हमारे शेल्स आगे, सब शेल्स आगे वो होंगे 6s 4f 5d एंड चलो ठीक है 6p, ठीक है जो ठीक है टोटल काउंट मिला ठीक है के सोनम। 32 बनाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही बताया सोनम आपने, लेकिन कुछ लोगों को ओनली समझ में नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर यू हैव टू जस्टिफाई कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, सो आपको वो जो अबव वाला स्पाइरल डायग्राम बनाया था मैंने, वो बनाना है, ठीक है ना? वो बनाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3.4, 1s, 2 में s होता है, 2 में p होता है, 3 में s होता है, 3 में p, 3 में d, 4s, 4p, 4d, 5s, सॉरी 4 में f भी होता है,
5s, 5p, 5d एंड 5 में भी f होता है। देन 6s, 6p, 6d एंड 7s, 7p। ठीक है, और इसको डायगोनली हम कट भी कर देते हैं पैरेलल लाइन से। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग ये मानते हो, सब लोग बताओ, क्या आप लोग ये मानते हो कि किसी भी पीरियड की जो स्टार्टिंग होती है, द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ एस सबशेल। एस सबशेल की फिलिंग से स्टार्ट होती है ना। आप फर्स्ट पीरियड देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम इज के, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ये 2s1 होता है, ये 3s1 होता है, फिर इसमें 3s2, 3p ऐसे चलेगा आगे तक। ठीक है, इसमें ये 4s होता है, ये 5s होता है। तो किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग उसके s सबशेल से होती है, ये मानते हो आप? बताइए, 6 पीरियड की स्टार्टिंग वहां से होगी ना जहां से 6s पहली बार आएगा। बताओ सब लोग मानते हो 6 पीरियड की स्टार्टिंग वहां से होगी जहां से 6s पहली बार आएगा। 7 की कहां से स्टार्टिंग होगी? जहां 7s आएगा। इसका मतलब 7s से जस्ट पहले तक 6 पीरियड चल रहा होगा। ठीक है, देखो मैं अभी भी नहीं है समझ में आया, क्या 6 पीरियड की स्टार्टिंग यहां से होगी 6s से? इस डायग्राम में बताओ 6s के बाद क्या फिल करा जाए? बीच में से वापस चले जाते हैं ना। 6s के बाद क्या आएगा? 4f, फिर लेकिन जैसे ही 7s आएगा ये तो अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 6th वाले पीरियड में इसकी फिलिंग करी गई होगी, इसकी फिलिंग करी गई होगी, इसकी फिलिंग करी गई होगी और इसकी फिलिंग 6 पीरियड, क्योंकि यहां से तो 7 पीरियड स्टार्ट हो गया ना फिर। ठीक है, तो 6 पीरियड में कौन कौन से सबशेल फिल करेंगे वो पता चल रहा है आपको। हमें ये तो पता है कि 6 पीरियड 6s से स्टार्ट हुआ था और तब तक चला। 7 पीरियड 7s से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब 7s से जस्ट पिछले वाले तक 6 पीरियड चला होगा। तो अब आप देखिए 6 पीरियड के अंदर 6s की फिलिंग हुई है, 4f की फिलिंग हुई है, 5d की फिलिंग हुई है और 6p की फिलिंग हुई है। 6s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? यानी कि 2 एलिमेंट, एक 6s1 होगा, एक 6s2 होगा। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स आए होंगे, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आए होंगे, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आए होंगे, टोटल 32 एलिमेंट्स आए होंगे। इससे पता चलेगा। अब समझ रहे हैं? ये अभी भी अच्छी तरह नहीं आया समझ में? एक बार फिर से कैलकुलेट करके बताना सब लोग मुझे। इसका आंसर तो मैं प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा आपको, लेकिन कैलकुलेट करके बताइए 4th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। सब लोग कैलकुलेट करिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 4th पीरियड? 16। 16 किसने बोला? बोलिए 16 किसने बोला था? सर दिव्यांश। दिव्यांश, दिव्यांश अनम्यूट ही रहने दो अपने आप को। दिव्यांश मुझे बताओ कि 4th पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स भरे गए? 3D और 4P। और 4s नहीं भरा गया? ये सर 4S नहीं भरा गया। ठीक है 4s तो सबसे पहले 4s से ही तो स्टार्ट हुआ था। सर। 4s, 3d, 4p। तो 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ओके सर। ये 34 किसने आंसर दिया? दीक्षा। सॉरी दीक्षा हाउ 34? टेल मी कि आपके हिसाब से 4th पीरियड में किस किस चीज की फिलिंग हुई है? सब गलती से हो गया और बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 4th पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग हुई है? So 4s, then 3d, then 4p. 4p, that's it। 5s से तो अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, एवरी इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्ड्स टू एन एलिमेंट। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एलिमेंट। ठीक है, फिर हाँ 10 and 6 तो टोटल 18। तो इस तरह से करना। बताइए ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आया? कोई सा भी पीरियड पूछ लिया जाए, आप ये स्पाइरल डायग्राम बनाइए, आप उस पीरियड के एस सबशेल से स्टार्ट करते हुए जब तक अगले वाले का एस ना आ जाए तब तक के सारे सबशेल्स गिन लीजिए।
ठीक है, बस आपको से पता चल जाएगा कि उस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर है? सो आप इसके आंसर में एक स्टेटमेंट मेंशन करिए, इसका आंसर लिखवाता हूं मैं आपको। every period starts with the filling of electrons in its s subshell and it ends just before the S subshell of the next period. Thus, the sixth period of the periodic table will start from 6s and will end at 6p. Due to which it involves the filling of electrons in six s के आगे ब्रैकेट में लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख लेना e के ऊपर माइनस, फिर कॉमा लगा के 4f ब्रैकेट में 14 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कॉमा लगा के 5d ब्रैकेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6p ब्रैकेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स. This corresponds to 32 elements. So this is the way आंसर ऐसे कन्वे करा जाएगा आपसे. ये तो मैंने 6 पीरियड का बताया, 6 का पूछा गया था, चाहे 3rd पीरियड पूछ लें, 4th पीरियड पूछ लें, 5th पीरियड पूछ लें, किसी भी पीरियड के लिए आप ऐसा कर सकते हैं. बताइए सब लोग, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सर यहाँ Yes, पे sir. जो 32 एलिमेंट आना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन. दोबारा बोलो रोहित. सर आपने लिखवाया कि 32 एलिमेंट है सर, यहाँ पे तो 32 Because every इलेक्ट्रॉन. electron corresponds to a particular element ना. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हो तो एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हो, तो 32 इलेक्ट्रॉन corresponds to 32 elements. यस ठीक है रोहित? यस सर. Now we move on to the next question. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं. आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वो जो भी एलिमेंट है वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में लगता है. जैसे आप 3.5 क्वेश्चन पढ़िए, और मैं ये भी बोल देता हूँ जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3.5. In terms of period and group, where would you locate the element with Z114, element with atomic number 114. Z मतलब atomic number. Element with Z is equal to 114. तो आपको एक एलिमेंट है, उसका बड़ा सा एटॉमिक नंबर दे देंगे आपको, और आपको ये बताना होगा कि वो 7 पीरियड्स में से कौन से पीरियड में और 18 ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप में आता है. ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना. आता है किसी को ये करना? आप में से आता है किसी को? देखिए दिस इज वेरी सिंपल. कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला टास्क क्या होगा,
कि जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है आपको वो कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी है। सो जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन। 114 की लिखिए, आपके सामने स्पाइरल डायग्राम बना हुआ है, सब लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लिखी कॉन्फ़िगरेशन, खुला देते हैं। क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती? आपके स्कूल में भी तो हुआ होगा ये, तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स भी भेजे थे, वो भी नहीं देखे आपने? पूरे ग्रुप पे शेयर करे थे, ग्रुप आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की लिस्ट, रिकॉर्डेड लिस्ट, तो देखिए सब लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखी? यस सर। और किसी ने? यस सर। अभिराज कॉन्फ़िगरेशन लिख ली? आदित्य शर्मा, आदित्य वाशने, आदित्य बी, ध्रुव, जिज्ञासा कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपने? कृपा, राइटिंग रिजू कॉन्फ़िगरेशन आती है आपको? सर। ओके, त्रिशा, त्रिशा, तेजल, सर राइटिंग। कृपा, राइटिंग सर। परिणीत, सर राइटिंग। स्टिल राइटिंग, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। सृजन, यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया? चलिए सृजन लास्ट के 3 बोलिए, लास्ट के 4 बोलिए। सर 7s2, 7s2, 5f14, 5f14, 6d10, 6d10 and 7p2। यस सर। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों का? ठीक है। यस सर। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से बिठा देता हूँ। ये आ रहा है 7p2। देखिए सबसे पहले पीरियड आइडेंटिफाई करना इज वेरी सिंपल। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली इंडिकेटेड पीरियड। ठीक है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे उसके पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर आपको 7 दिख रहा है। 5 छोटा है, 6 छोटा है, सबसे बड़ा 7 ही होता है, 7 से ऊपर तो होता भी नहीं है। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द 7 पीरियड। पीरियड तो 7 है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द पीरियड। ठीक है, लिख लो ये लाइन, आप लिखो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, the highest value of principal quantum number in any electronic configuration
directly reflect the period of that element. Directly reflect the period of that element. Thus, the element with Z is equal to 114. The element with Z is equal to 114 belongs to 7th period. Belongs to 7th period. ठीक है, पीरियड तो आपको समझ में आ गया. पीरियड आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है. ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है. देखिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं. एफ ब्लॉक का ग्रुप कभी आइडेंटिफाई नहीं करा जाता, क्योंकि 14 के 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट एक ही ग्रुप में होते हैं. मैंने आपको बताया भी था, एक बार आपको याद आ जाएगा. देखो, जस्ट अ रफ आउटलाइन. ये है पीरियोडिक टेबल. ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, और इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, ये बीच वाला डी ब्लॉक है. इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 10. 3 to 12, 10 ग्रुप्स. ठीक है ना, 10 ग्रुप्स होते हैं. 3 to 12, 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप्स होते हैं. और उसके बाद ये 6 ग्रुप्स और होते हैं. ठीक है, देखिए, ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एलिमेंट इन कंसिडरेशन है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, वो तो देख के पता चल जाएगा ना. लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है आपने कौन से सबशेल में जा रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? इसमें, पी में. तो डेफिनेटली दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक कैसे पता लगता है किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए? देखिए, P2 आपको पता है यहां से P स्टार्ट होता है, तो आप खुद सोचिए, यहां P1 होगा तो यहां P2 वाला एलिमेंट होगा नहीं. अब इससे पहले आप कितने ग्रुप छोड़ के आए हो? 2 ग्रुप एस में थे, 10 ग्रुप डी में थे. ठीक है ना, 12 ग्रुप आपने पहले छोड़े और उसके बाद ये 2 और आ गए. तो आप खुद सोचो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा ये? 14. तो आपको बेसिकली फॉर पी ब्लॉक क्या करना है? नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर देना. 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन्स. भाई 12 ग्रुप तो आपने पहले छोड़े ना. 2 ग्रुप एस के थे, 10 ग्रुप डी के थे, 12, और पी में जो इतने इलेक्ट्रॉन बढ़े उतने ग्रुप भी हो गए. तो किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला होता है 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन्स. पी के इलेक्ट्रॉन तो आपको यहां से दिख ही रहे हैं 2, और उसमें 12 और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पी तक पहुंचने से पहले 12 ग्रुप छोड़ने पड़े हैं. 2 ग्रुप एस के और 10 ग्रुप डी. समझे सब लोग ये बात? Yes, sir. Yes, sir. आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए मैं आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 26 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आती है 3d6, तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे पता लगता है? डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर पता चलेगा 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी में आने से पहले बस आपने 2 एस के ग्रुप ही तो छोड़े हैं. 2 एस के ग्रुप छोड़े, उसके बाद तो फिर D1, D2, D3, D4 ऐसे D6 तक गए हो गया. तो 6 ग्रुप तो यही हो गए D6 के इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ग्रुप्स ये. तो बताओ आयरन कौन से ग्रुप में आता है? 8 ग्रुप, ग्रुप नंबर 8. 2 पहले छोड़े और 6 इसके अपने ग्रुप आ गए. ठीक है, इसी तरह से एस ब्लॉक में एस के इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर होते हैं. ठीक है, मान लीजिए किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3s1, तो इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर ही 1 है. किसी की एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है s2, तो उसका ग्रुप नंबर ही 2 है. तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है एस के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर के फॉर्मूले ये यहां से मिटा के यहां लिख देता हूं. दिस इज फॉर पी ब्लॉक. ये फॉर्मूला है डी ब्लॉक के लिए, ये फॉर्मूला है एस ब्लॉक के लिए. ठीक है, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ये होता है. पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, डी ब्लॉक के लिए 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, और एस ब्लॉक के लिए एस के इलेक्ट्रॉन ही उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? यश, अभिराज, अमेश, अंश. सर. यस, दिव्यांश. सर आपने ये कैसे फिगर आउट किया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो पी ब्लॉक में ही रहेगा सर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 7p में है.
दोबारा क्वेश्चन क्या है आपका, दोबारा कैसे फिगर आउट करा? कि सर ग्रुप नंबर कौन सा होगा सर पी ब्लॉक आप में ये कैसे होगा? बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन, पहले टेल मी दिव्यांश कि इस कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में गया? सर पी सबशेल में। तो इससे ये पता चल गया कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यस सर। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला होता है 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर ओके। तो 12 प्लस पी में जो भी इलेक्ट्रॉन गए 2। ओके सर थैंक यू। भाई कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता लग ही जाएगा ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी एंटर कर रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक हो गया, एस में एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक हो गया। अच्छा एफ ब्लॉक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कहीं लैंथेनम आता था एटॉमिक नंबर 57 और उसके बाद हैफनियम सीधे 72 हो जाता था। तो 57 से लेके 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट मिसिंग थे ना वो सब इसी ग्रुप में माने जाते हैं, ग्रुप 3 में। तो एफ ब्लॉक का तो ग्रुप 3 ही होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आ जाए दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 3। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू ग्रुप 3 और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पूछ रहा हूं एक बार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अलीशा, अकेला, अमेश, अनुरिमा, सबको समझ में आ गया? कृपा, खुशी? यस सर। Yes, सर Yes, sir. ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर मेंशन कर दीजिए कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। Z is equal to 114 belongs to 14th ग्रुप, ठीक है ना। 12 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बाकी मैं होमवर्क के लिए दूंगा आपको। एक बार क्वेश्चन नंबर 3.23 पढ़ेंगे। How would you react to the statement that electronegativity of nitrogen? How would you react to the statement? जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिए। How would you react? ये 23rd क्वेश्चन है 3.23। How would you react to the statement that electronegativity of nitrogen is, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके बोल रहा हूं, is same in all the nitrogen compounds, is same in all the nitrogen compounds. How would you react to the statement that electronegativity of nitrogen is same in all the nitrogen compounds? मैं आपको क्वेश्चन का मतलब भी समझा दूं आपको। इसमें एक्चुअली में जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3। अब ये पॉलिंग वॉलिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के ना बहुत सारे स्केल्स हो। सो पॉलिंग इज वन ऑफ द स्केल जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करी जाती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा कि उसकी 3 क्यों होती है या स्केल से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में वो बस इतना पूछना चाह रहा है कि आप इसके इस स्टेटमेंट पे कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के हर कंपाउंड में 3 होती है, मतलब सेम होती है। क्या आपको लगता है कि ये ट्रू है कि नाइट्रोजन के हर कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, या एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बदलती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का कंपाउंड बना रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। भाई मैं अगर किसी से कुछ खींच रहा हूं तो डेफिनेटली सामने वाले की पावर भी तो डिपेंड करेगा कि मैं कितना खींच पा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है सामने वाला मुझसे ही पावरफुल हो। तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की हर कंपाउंड में तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर दीजिए तो हाइड्रोजन तो इसके बाद तो एक ही प्रोटॉन होता है, ये तो उतनी अच्छी तरह खींच भी नहीं सकता। इसके पास 7 प्रोटॉन है तो बहुत इफेक्टिवली खींच लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी नाइट्रोजन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर दूं तो फिर तो फ्लोरीन ही खींच के रह जाएगा, तो नाइट्रोजन खींच भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी बराबर हुई क्या? नहीं हुई। सो हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे कि वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, वी आर अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर कंपाउंड में एक जैसी नहीं होती, because electronegativity is always a relative property. It also depends upon the relative electronegativity of the other element with which it is sharing. ठीक है, जिसके साथ वो शेयरिंग कर रहा है। समझ में आ रही है नहीं बात या नहीं? yes. आप लोग आई, सबको आ गई? ठीक है, लिखिए, मैं एक्सप्लेन करके लिख पाता हूँ।
the electronegativity is always a relative property, and for any element its electronegativity will always depend. For any element, its electronegativity will always depend upon the relative electronegativity of other element. Depend upon the relative electronegativity of other element with which it is sharing. Other element with which it is sharing. Next line में लिखो, thus it is not suitable to say that the electronegativity of nitrogen is same in all the compounds. Electronegativity of nitrogen is same in all the compounds. आप क्वेश्चन और आंसर दोनों का मतलब समझ गए ना? देखो वैल्यू पे मत जाओ, उसने जो बोल रखा है कि 3 होती है, तो 3 का हमें कुछ नहीं करना. वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि सब में 3 होती है, मतलब सब में सेम होती है क्या, ये सही है? तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके हर कंपाउंड में सेम नहीं हो सकती. किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पुल करने की कितनी पावर है, ये इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि जिससे वो बॉन्ड बना रहा है उसमें खुद पुल करने की कितनी पावर है. ठीक है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. इट विल कीप ऑन वेरिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स. सही है? समझ गए? सो मैं आपको होमवर्क अभी बता देता हूँ. 2 मिनट है हमारे पास. कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट करने हैं. एक तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 and 31. 31 is the most important question है, एग्जाम में कंफर्म आता है. 31, 19, 20 and 31. बस ये होमवर्क है. करनी तो आपको देखो पूरी एक्सरसाइज ही होती है, पूरी करनी है अपनी, लेकिन ये वाले 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला वाला. ठीक है? आज आप लोग इतना कर लीजिए. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. Good evening, Good sir. evening, sir.